हेलो बच्चों, मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे क्लास 10th के इस समय सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सारे विषय देखिए, हमारे जो पेपर होते हैं उसमें सारे विषय के नंबर के महत्व समान होते हैं, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो। अगर एक भी सब्जेक्ट के नंबर डाउन होते हैं तो हमारा रिजल्ट जो होता है उसका डाउन हो जाता है। फॉर परफॉर्मेंस हमारे रिजल्ट की उतनी अच्छी नहीं रह जाती जितना हम देना चाहते हैं। अगर हम किसी एक सब्जेक्ट में 99 लेके आ जाए और किसी एक सब्जेक्ट में अगर हमारा 70-65 है, तब भी हम जो चाहते हैं वहाँ से वो हमें पीछे खींच लाता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सोशल साइंस में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हो रही है। हमसे भी कहते हैं सर सोशल साइंस पढ़ाइए। वो सोचते हैं कि अगर कोई आकर उन्हें सोशल साइंस पढ़ा देता है, कोई भी टीचर हो, तो उन्हें सोशल साइंस आ जाएंगी। मैं बता रहा हूँ बच्चों, ऐसा कभी संभव नहीं है। सोशल साइंस एक ऐसा विषय है जिसके अगर पढ़ने का तरीका आपको पता है, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जी बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ वो तरीका शेयर करने वाला हूं जिससे आप उस तरीके से पढ़कर सोशल साइंस में भी 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 95, 96, 97 ऐसे मार्क्स बच्चे लाते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे ही बच्चों से बात की है, तब मैं आपके पास यहाँ पर आके आज ये जानकारी आपको दे रहा हूँ कि वास्तव में जो बच्चे टॉप करते हैं, जिनके सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स आते हैं, वो सोशल साइंस को कैसे पढ़ते हैं। 85% बच्चों को सोशल साइंस में समस्याएं हो रही है, यानी कि सामाजिक विज्ञान में समस्याएं हो रही है। वो नहीं समझ पा रहे कि वो इसको कैसे पढ़ें। वो चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, जब लिखते जाते हैं तो कुछ नहीं आता है। वो चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, जब पेपर देने जाते हैं तो समझ में नहीं आता उसमें क्या लिखें, किस प्रश्न का उत्तर कैसे दें, कितने में लिखें, किसको बहुत बड़ा लिखें, किसको बहुत छोटा लिखें, किसके बारे में कितनी जानकारी दें, किसके बारे में कम जानकारी दें। किसी प्रश्न ऐसा होता है कि उसको हम उसके बारे में पढ़े बहुत कम रहते हैं, आ जाता है 6 नंबर के प्रश्न में। कोई प्रश्न ऐसा रहता है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, आ जाता है 2 नंबर के प्रश्न में। तो इन सभी समस्याओं का हल क्या है? इन सभी समस्याओं का हल है बच्चों आपके पढ़ने का तरीका। जिस तरीके से टॉपर्स पढ़ाई करते हैं, अगर आप भी उस तरीके से पढ़ाई करेंगे, जिस तरीके से टॉपर बच्चे सोशल साइंस को पढ़ते हैं, अगर आप भी उस तरीके से पढ़ेंगे तो आप भी सोशल साइंस में एक अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों हम स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों मैं बता देना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों की, अगर आप भी करना चाहते हैं तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से बच्चों संपर्क कर लीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और सारी चीजें मिल सके। सारी सुविधाएं फ्री है। सोशल साइंस बच्चों पढ़ने का मात्र एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि आप देखिए सुबह या शाम जिस टाइम भी आप पढ़ने में सूटेबल है। मैं नहीं कहता, हाँ मॉर्निंग की टाइम ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते मत पढ़िए। आप रात में पढ़ पाते हैं, आप रात में ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। सबसे पहले हमें कोई भी एक समय डिसाइड करना होगा, कोई भी एक टाइम डिसाइड करना होगा जिसमें हम बुक को रीड करें। और हम लोग क्या करते हैं, बस यही एक काम करते हैं। सोशल साइंस की बात की जाती है तो जैसे हम साइंस का डिफिनीशन याद करते हैं, वैसे ही हम लोग ट्राई करते हैं कि हम सोशल साइंस की चीज़ें भी रीड करें, याद करें और बुक को बंद करें, ताकि वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाके हम लिख के आ जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। सोशल साइंस एक छोटी सी डिफिनीशन थोड़ी ना जिसे हम याद कर लेंगे, उसमें तो इतने सारे पेज भरे हुए हैं, कैसे याद करें। तो सबसे पहला तरीका आपको रीड करना है, समझते हुए चीज़ों को रीड करना है। रटना नहीं है, उसको रटना नहीं है। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या उसको रटना नहीं है, उसको रीड करना है समझते हुए। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, स्टेप 1, समझते हुए रीड करिए। समझते हुए रीड करना है। दूसरा स्टेप आपका जो होगा, स्टेप 2, जैसे ही आप इसको रीड करते हैं, ठीक है, रीड करने के बाद से आपको मनन करना है। आप 5 या 10 मिनट कहीं भी खाली बैठिए, मतलब शांत बैठिए। चैप्टर पढ़ने के बाद तुरंत आपको शांत बैठना है, और जो भी चीजें आपने की है आंख बंद कीजिए, उसको मन में सोचिए। क्या करना है, मन में सोचना है। ठीक है, मनन करिए। मन में सोचिए, अपने मन में सोचिए। डायरेक्ट लिख देता हूं, मन में सोचिए। क्या चीजें आपने पढ़ी है वो उसको अपने मन में सोचिए। सबसे पहला हमने रीड किया, रीड करने के बाद से बुक को अलग रखा, मन में सोच रहे हैं, हाँ अच्छा
अच्छा ठीक है, यूरोप की क्रांति ऐसी हुई थी, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास ऐसे हुआ था, राष्ट्रवाद क्या होता है, कैसे उसका साधन क्या था, अच्छा द्वितीय विश्व युद्ध इस समय हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध इस समय हुआ था, कारण क्या था, जर्मनी के पास क्या था, कौन सा टैंक था, कौन सी विमान थी, क्या क्या चीजें उपयोग हुई थी, सबसे पहले किस विश्व युद्ध में सबमरीन का प्रयोग हुआ था, कहाँ अमेरिका ने बम फोड़ा था, सारी चीजें हम मन में आंख बंद करके उस चीजों को रिमाइंड कर रहे हैं। यह हमारा दूसरा स्टेप है। इस स्टेप को पूरा करने के बाद से तीसरा स्टेप हमारा होता है बच्चों, जो कि हम नहीं करते अक्सर जो हमें करना है और महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा स्टेप है, उस चैप्टर का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसे पढ़ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए बच्चों। सही सुन रहे हैं, जो बात मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। एक्सरसाइज को आपको पढ़ना है और उस एक्सरसाइज का उत्तर देना है, जो कि हम नहीं करते हैं। मुझे लगता है 10th में आने के बाद से बहुत सारे बच्चे 95% बच्चे मैथ के अलावा किसी सब्जेक्ट का एक्सरसाइज ही सॉल्व नहीं करते हैं। उनको लगता है कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं, चैप्टर के बीच से क्वेश्चन आते हैं। उन लोगों से मैं बता देना चाहूँगा, चैप्टर के बीच से क्वेश्चन तो आते हैं, बात तो सही है, लेकिन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होते हैं ना बच्चों, वो आपके उस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन वो भी तो उस चैप्टर के ही क्वेश्चन हैं, तो आप खुद से क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम जो क्वेश्चन दिए हुए उनका पे आंसर दे दीजिए। अगर आप उनका आंसर दे पाते हैं तो उस चैप्टर से जो भी आपके पेपर में प्रश्न आएंगे आप उसका आंसर दे पाएंगे। अब फिर इसको रटना नहीं है। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिए उसका आंसर ले लिया, हाँ वन वर्ड वाला है वो तो याद करना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये टाइम तो हमें याद करना होगा। लेकिन जो अब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसमें बस आपको हेडिंग याद होनी चाहिए, उसमें कुछ चीजें आपको कुछ तरीका, जब आप चैप्टर रीड किए तो कुछ शब्द आपके दिमाग में पहले से ही बैठे हो, वो चीजें पता होनी चाहिए। आगे आप अपने से भी ऐड करके लिख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हिस्ट्री में रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। हेडिंग याद होनी चाहिए। हेडिंग याद है, कुछ चीजें अपने से भी आप उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। नंबर पूरे मिलते हैं। तो ये तरीका है बच्चों हिस्ट्री को पढ़ने का। आप ट्राई कीजिए, इस तरीकों को अपनाइए। पहले उसको रीड कीजिए, मन में सोचिए जो चैप्टर आपने पूरा पढ़ा, फिर उसको एक्सरसाइज को पढ़िए। उसके बाद भी अगर समस्याएं होती हैं बच्चों तो बताइए। लेकिन अगर देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री को छोड़ दें, तो अगर आप लोग हिस्ट्री को भी छोड़ देते हैं तो ये आपके रिजल्ट के इंप्रेशन को खराब कर देगा और फिर आप सोचते रह जाएंगे, आप पछताते रह जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट है, हमें सारे सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू देनी है बच्चों। ठीक है सर। तो चलिए आज से इस टॉपिक को, इस हिस्ट्री को अपनाइए, इस पढ़ने के तरीकों को हिस्ट्री के लिए अपनाइए और फिर देखिए आपका रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।